हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग CGL के PYQs की, इंग्लिश के। और 17 सितंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 17 सितंबर की ये फर्स्ट शिफ्ट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। 13 के बाद 4 दिन की छुट्टी के बाद 17 सितंबर को एग्ज़ाम एक तरीके से हुआ था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि सब्सटीट्यूट कर सकता है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको, जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ हर फैमिली। टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ हर फैमिली, ऑप्शंस हैं द नेसेसिटी टू हर फैमिली, द नेसेसिटीज़ बाय हर फैमिली, द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली, द नेसेसिटीज़ फ्रॉम हर फैमिली। मतलब यहाँ पे जो गलती है ना, वो किसकी है? वो यहाँ पे गलती है प्रपोजिशन की गलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी गलती किसकी है? प्रपोजिशन की है। और जब भी हम बात करते हैं किसकी, डिपेंड होने की या ज़रूरत होने की, ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोग टू का एक तरीके से प्रयोग करते हैं। तो नेसेसिटी उसको किसकी है, मतलब नेसेसिटीज़ की किसकी बात की जा रही है? इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ टू हर फैमिली होगा, ना कि ऑफ हर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपका इम्प्रूवमेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, सेंटेंस दे रखा है, डिवाइड कर रखा है 4 सेगमेंट्स में, आइडेंटिफाई करना है। आर्टिकल दे रखा है, उसको यूज कर रखा है इनकरेक्टली। कहाँ पे आर्टिकल को इनकरेक्टली यूज़ कर रखा है और उसको हमने क्या करना है? करेक्ट एक तरीके से करना है, ठीक है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडैरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो आर्टिकल कहाँ पे दे रखा है? एन इंटेलेक्चुअल पे दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब गलती आपकी ए ऑप्शन में है, ठीक है ना। गलती आपकी ए ऑप्शन में है, और कहीं पे शायद आर्टिकल की ज़रूरत होगी। ऑफ द ह्यूमन काइंड हो सकता है, इस तरीके की हो सकती हैं, दिमाग में चीज़ें जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जा सकती हैं। बट यहाँ पे अगर हम पकड़ने के लिए जाएं सीधा, तो इसको ए ऑप्शन पे लगा के निशान, और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे इसको इम्प्रूव भी करना है, सीखना भी है हमें, तो इसलिए इसके ऊपर टाइम हमें देना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे इनडिफाइनेट आर्टिकल यूज़ कर रखा है इंटेलेक्चुअल के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल के लिए इनडिफाइनेट आर्टिकल यूज़ कर रखा है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक अपना जो है नाउन दे रखा है इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद मोरल सॉलिडैरिटी, यहाँ पे आपका एक नाउन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है मोरल सॉलिडैरिटी, या सॉलिडैरिटी आप इसको बोल सकते हो। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, या फिर जो ये इंटेलेक्चुअल और मोरल सॉलिडैरिटी है, सच में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल की, ठीक है। इसको हम स्पाइसिफिक रूप में या पर्टिकुलराइज्ड सेंस में जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एन यूज़ नहीं करते या ए यूज़ नहीं करते, तो हम किसका यूज़ करते हैं? द का। तो यहाँ पे यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडैरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो है पूरा इम्प्रूवमेंट एक तरीके से हमारा होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सही मीनिंग दे रखा हो। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स जो है बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, कोरियोग्राफी जो डांस वगैरह जो सिखाए जाते हैं ना, नृत्य कला जिसको हम बोलते हैं, उसको कोरियोग्राफी एक तरीके से बोलते हैं, जिसके तहत वो सिखाया जाता है। कोरियोग्राफर इस कोरियोग्राफी को हमें सिखाता है। कार्टोग्राफी जो चित्र जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, और कार्टोग्राफर जो है चित्र बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। एफिशिएंट, एफिशिएंट हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, क्योंकि EFICEIENT, एफिशिएंट, ठीक है। ये हमारा सही एक तरीके से स्पेलिंग होगा, ठीक। बाकी देख लेना आप लोग, आपको कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मेडिएशन, मीडिएशन या मेडिएशन,
मिसकैलकुलेशन, मेटिकुलेशन क्या होता है, वो दूसरा वर्ड है। मिसकैलकुलेशन, मिसकैलकुलेशन यहाँ पे ठीक वर्ड है, मतलब तीनों पकड़ में आने के हैं, बट ये जो है हम इसको देख के भाग जाएंगे, ये ऐसा वर्ड है हम इसको देखते ही भाग जाएंगे, ठीक है। और आई थिंक मैंने भी गलत लिखा है, डबल एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, डबल एफ, एफिशिएंट, EFFICI, और फिर आपका IENT गलत कर दिया मैंने, CEINT, कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, फिर भी मैंने गलत कर दिया शायद, अरे भाई डबल एफ होना है, ठीक है। ई लिख के देख लेते हैं, मुझे भी तो एग्ज़ाम देना है। EFFICIENT, हाँ बिल्कुल सही है, ये ई इधर नहीं होगा, ये इधर ही होगा, इसमें भी ठीक दे रखा है, लेकिन डबल एफ आना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी देना भी ज़रूरी है, गलती कर दे हो तो शायद पनिश करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को शाबाशी देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने आप को पनिश करना, राइट, ठीक है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ए पर्सन हु इज़ इनक्लाइन टू सी द रोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का उल्टा ही प्रयोग देखता है, सही प्रयोग नहीं देखता। सही प्रयोग नहीं देखता इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो कि वो है ना सिर्फ और सिर्फ निराशा को ही दिखाता है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका उल्टा एंटोनियम होता है ऑप्टिमिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। अल्ट्रिस्ट भी वही होता है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पैसिव वॉइस में दे बनाना है इस सेंटेंस को। अच्छा, ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भाई ये आसानी से बना सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे बना के बता सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे दे रखा है विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किस में चेंज करते हैं? बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल, शैल, बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताना। अच्छा, पैराजम्बल ऑर्डर में जो है हमें सेंटेंस लिखना है, और यहाँ पे आपके सेंटेंस हैं 3, ठीक है, देखते हैं। दैट्स वाई सिल्की इज़ डेलिशियस, डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्सटाइल, नेचुरल, थिक एंड ड्यूरेबल आइसक्रीम। दैट्स वाई, इसका मतलब ए पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ऑप्शन में दे रखा है, ये काट दो। अब 3 ऑप्शंस बच गए हमारे पास, ठीक है, ओके, 3 ऑप्शंस हमारे पास बच चुके हैं। ब्यूटीफुली फॉर्म, नाइस, सिल्की रेदर देन थिन एंड वाटरी, इट सेज इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन द टॉप, ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज विदाउट सोकिंग इन। हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे में जब तक थर्ड सेंटेंस नहीं पढ़ा जा सकता। सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज़ अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। वेरी गुड, ये हमारा पहले नंबर पे है, तो सी पहले नंबर पे, बी नहीं आएगा पहले नंबर पे, सी पहले नंबर पे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मिलाओ पूरे को। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो सिल्की है ना, ये सिल्की एक आइसक्रीम का एक टाइप, यहाँ से कुछ मुझे समझ में आ रहा है, इस तरीके का कुछ दे रखा है, तो ये है ना एक थिक डबल आइसक्रीम है, एक यूनिक टाइप की, फ्रेश टेस्ट है और टेक्सचर है इसका। फिर इसको ब्यूटीफुली फर्म किया गया है, नाइस सिल्की है, जो कि दूसरे थिन और वाटरी जो आइसक्रीम्स होते हैं उनसे बेस्ट है। स्टेज शेप एंड स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स और पेस्ट्री, से सोकिंग नहीं करता इतना ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए जो सिल्की है वो डेलीशियस है, डिफरेंट है, एक्सेप्शनली वर्सटाइल भी है, नेचुरल भी है, थिक भी है, ड्यूरेबल आइसक्रीम है, तो ये सही ऑर्डर हमारा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सिनोनियम बताना है बुल्ली का। आसान वर्ड है, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। बुल्ली का मतलब होता है एक तरीके से दबंग, उड़ दबंग दबंग दबंग, हाँ वही वाला, जो थोड़ा सा धौंस दिखाता है, दबंग टाइप का व्यक्ति जो होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। ऑप्रेसर, इसके लिए सिनोनियम हम लोग ढूंढेंगे, सिनोनियम ही ढूंढना है ना, हाँ, ऑप्रेसर इसके लिए सिनोनियम ढूंढ सकते हैं। ऑक्सन आप जानते हैं, बैल
जो होता है हमारा उसको बोलते हैं कोडल। क्या होता है? कोडल का मतलब होता है लाड प्यार, लाड प्यार, प्यार प्रेम, ठीक है। अच्छा, प्लो का मतलब होता है ज़मीन को एक तरीके से तैयार करना, ओके। या फिर आप हल होते थे पहले के टाइम पे जिनमें बैल जो होते थे, ऑक्सन जो हमारे होते थे, वो दो लगते थे और फिर जुताई एक तरीके से तैयार किया जाता था खेत को उस तरीके से। अब तो ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है। थैंकफुल का सिनोनियम बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सीरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही मैंने कहा था। शिफ्ट नंबर फर्स्ट, डेट है 17/09/24, क्वेश्चन नंबर आपका 9, और फिर आंसर का ऑप्शन ABCD, और फिर उसको लिखना है। उसके तो क्वेश्चन भी लिख देना और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख देना। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो ब्लैंक्स में फिल किया जा सकता है। राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं थी। ये दे रखा है हमें एक सेंटेंस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसमें एरर हमने ढूंढनी है। डॉक्टर जिन्हा गिन्हा, जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, हैज़ ब्रोट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। इन्होंने जो है ना ये लेके आए, ब्रोट अबाउट, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है एक तरीके से। ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है थर्ड, बट ये तो थर्ड ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं, दिमाग से निकला, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ना वो ब्रोट अबाउट नहीं होता, ब्रोट आउट होता है। ब्रोट आउट मतलब लेके आना, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। जब किसी नई चीज़ को हम लेके आते हैं तो उसके लिए आप ब्रोट अबाउट नहीं कहते, ठीक है, ब्रोट आउट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है कि कौन से जो है आपके ऑप्शन में दिक्कत है। तो ब्रोट अबाउट नहीं है, ब्रोट आउट यहाँ पे हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, करना है मतलब ठीक उसको। अच्छा, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स, तो यहाँ पे वैक्सेस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, उसको हम इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। मी का ही हो जाएगा, आई हो जाएगा। अच्छा, मी का आई हो जाएगा क्या? ठीक है, आई से एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, थर्ड, चेक कर लो इसको। आई के साथ एम लगना है, ठीक है, समटाइम्स बीच में ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या है उसका बिहेवियर। सर ये हिज क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है भैया, इसलिए ये हिज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हिज यहाँ पे ही चेंज होना चाहिए था तो ठीक है, ये हिज जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका। पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो ये अकेला होता, ठीक है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन अगर होगा तो अकेला होगा, ठीक है, और ये पीछे आ सकता है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और ये स्पेलिंग एरर के बारे में बात करता है। चारों जो सेंटेंसेस हैं उनको हम ले लेते हैं। देखना पड़ेगा भाई किस में दिक्कत है, कहाँ पे स्पेलिंग की दिक्कत आपके कहने की कोशिश कर रहा है, इसको देख लेते हैं। द होस्ट इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ तो ना हो, ठीक है। उसके बाद मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विद एकोमोडेशन एट ए सब्सिडाइज्ड रेट। ये स्पेलिंग पे डाउट रखना, सब्सिडाइज्ड मेरे ख्याल से ठीक है, डाउट में एक स्पेलिंग रखना। द ऑकरेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको काफ़ी पूछा जाता है, और पीछे के टेस्ट को आप उठा के देख सकते हो, वहाँ पे पूछी जा चुकी है। अच्छा, ऑफ द लूनर एक्लिप्स इज़ ऑफन मिस्ट्री ठीक है फॉर चिल्ड्रन। द बॉस एड्रेस्ड का भी देख लेना, डबल डी है, डबल एस है, ठीक है। मीटिंग रेल लाइन्स गो पैरेलल, वेरी गुड। यही स्पेलिंग में दिक्कत होगा। अभी स्पेलिंग को ध्यान से देखो, ACCOMM आएगा, एकोमोडेशन, ठीक है, ओके है, एकोमोडेशन। ये तो ए ऑप्शन में आपका यहाँ पे गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। लेबर का सिनोनियम बताना है। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सारे
को मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ना। तो लेबर का आपको सिनोनियम बताना है, लेकिन यहाँ पे एक दो वर्ड्स हैं जो थोड़े से अलग हैं। एक्चुअली 3 वर्ड्स हैं। तो लेबर आपको पता है कि लेबर यहाँ पे आप नाउन के रूप में लोगे तो इसका मतलब मेहनत या श्रम आप ले सकते हो, ठीक है। मैश क्या होता है? मैश का मतलब होता है जाल, जाल जो जाल में फंसते हैं। डेलियंस क्या होता है? नाउन वर्ड है। डेलियंस का मतलब होता है भोग विलास जिसको बोलते हैं। अरे भाई सीधी बात है, मौज मस्ती बोल लो, ठीक है, मौज मस्ती। टॉयल क्या होता है? टॉयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। क्या? मेहनत। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? बी है। और रिलैक्सेशन नाउन के रूप में लोगे आराम, ठीक है, आराम। लेकिन यहाँ पे श्रम के जो है सिनोनियम श्रम ही आएगा और टॉयल इसका जो है एक तरीके से मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 15th। ये कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट एज ए क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। अच्छा, जनरल पब्लिक में विलियम जो है उनको बेस्ट तरीके से जाना जाता है एक क्रूसेडर के रूप में, जो पीस के लिए पीस और एज एन एडमायर्ड क्रिटिक, उसको क्रिटिक रूप में भी एडमायर्ड किया जाता है। अबाउट नहीं होगा यहाँ पे, अबाउट नहीं होगा क्योंकि आगे फिर क्रिटिक किस रूप में करते हैं वो क्रिटिक्स, वो आलोचना किसकी करते हैं? सोशली करते हैं, पॉलिटिकल भी कर देते हैं, एथिकल सब्जेक्ट्स पे भी अपनी जो क्रिटिक्स हैं उनको वो एक तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जाता है ना। तो वो अबाउट नहीं करते, वो ऑन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा, फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन, ना कि अबाउट, ठीक है। ओके, बाकी ऑप्शंस को मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि अंडरलाइन कर रखा है ईडियम, उसका मतलब बताना है। और ये सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ़ वी कुड कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। उन दिनों की बात है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे लग्जरीज़ को, इतनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी को, जब हम बहुत थैंकफुल थे अगर हमें कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर हो जाता था। तो कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अगर हम भूखे नहीं मरते थे तो, अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? हम जो है भूखमरी से बच जाते थे, भूखमरी से बचना कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है एंटायर। एंटायर मतलब कंप्लीट, और इसका एंटोनियम बताना है। इसका कंप्लीट का एंटोनियम बताना है। तो इनकम्प्लीट बता सकते हो क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। इनग्रेस क्या होता है? आंसर नंबर सी आ गया इसका। इनग्रेस क्या होता है? इनग्रेस का मतलब होता है जब हम कहीं पे एंट्री करते हैं, प्रवेश, जब हम कहीं पे एंट्री करते हैं, ठीक है। थोरो, थोरो का मतलब क्या होता है? विस्तृत, एनॉर्मस, ठीक है, विशाल इसको बोल सकते हैं हम लोग। अनडिवाइडेड आपको पता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन आप जो है लिख सकते हो, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकग्नाइज योर एफर्ट्स। देखो, हाउ हार्ड वर्क यू, भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात नहीं हो रही। आप यहाँ पे यू को वर्क की जगह पे लेके जाओ, वर्क को यू की जगह पे लेके जाओ, ठीक है, तब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिक्कत है, वर्क यू की जगह पे और यू वर्क की जगह पे। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कर रखा है, ये ठीक कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी ठीक हो जाएगी, इस तरीके से होगा। अब इसमें एरर नहीं छोड़ रखा है इसने, इसमें इसने ये नहीं पूछा कि एरर कहाँ पे है। एरर तो इसने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे है, लेकिन उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये बताया इसने, ठीक है।
ये वाली चीज़ हमें कही है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन हमारा कहता है कि उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को जो कि सेंटेंस का है। अच्छा, माई कज़न वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, वेल ऑफ टीयर्स अराउंड द क्लॉक, ग्रेट डीलिंग अ हैंडफुल। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका क्या है? अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या है कि उसने ना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वो दिन रात मेहनत करता है या करती है। कज़न से पता नहीं चल रहा है ना कौन है ये, तो वो दिन रात मेहनत करता है या करती है, क्योंकि उसको क्या करना है, अचीव करनी है सक्सेस उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है डिस्करेज का, डिस्करेज का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। इंस्पायर्ड, एडमायर्ड, एनर्जेटिक या फिर डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट वर्ड इंस्पायर्ड हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग इंस्पायर्ड सी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करती है, उसको आखिरकार मिल जाता है एक मोटिवेशन उसके गोल को अचीव करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं 21 to 25। एज यूजुअल हमारा जो क्लोज टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है एक तरीके से जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी कैन ट्राई, हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको समझने की मिल के, दोनों, आप जो भी देख रहे हैं और हम लोग। ठीक है, बिकॉज़ अगर कोई गलती सलती या इस तरीके की चीज़ होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको सुधार सकते हैं ना, हम लोग मिल के। आई हैव रिकरिंग ड्रीम, मैं जो है रिकरिंग करता हूँ ड्रीम को, मतलब क्या आता है कि हमें बहुत सारे सपने आते रहते हैं। आई कर रखा है तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ इस बात को, राइटर कहते हैं हमारे, तो मुझे बार बार सपने आते रहते हैं। एक्चुअली हमें क्या होता है, आई हैव अ फ्यू, अगर उनमें से कुछ सपनों की बात करें, वन इज़ अबाउट डिसमेम्बरिंग a body, I had rather not get into it, but the dash pertinent one is about the college। इस डैश में क्या आना चाहिए, बेटर, बेस्ट, स्ट्रॉन्ग या फिर मोर। देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी की तरफ चले जाते हैं। क्या कहता है कि मुझे बार बार बहुत सारे सपने आते हैं, एक्चुअली हम सबको ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो, एक तो क्या होता है कि आई हैव अ फ्यू, मतलब बहुत सारे होते हैं, जो वन इज़ अबाउट डिसमेम्बरिंग अ बॉडी, आई हैड रेदर नोट गेट इनटू इट। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम डर जाते हैं, इस तरीके के सपने आते हैं कि मेरी बॉडी टूट के बिखर गई है, कुछ इस तरीके का कुछ कहना जाता है। जनरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेकिन कुछ इसी तरीके का है। अच्छा, बट द पर्टिनेंट वन इज़ अबाउट कॉलेज। लेकिन अगर घूम फिर के मैं इसके सेंट्रल आइडिया पे आऊँ और इस फिलअप के आंसर को ढूंढने की कोशिश करूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ, यानी कि हम लोग यही डिसाइड कर सकते हैं कि, लेकिन ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे सपने हैं, बहुत सारे, तो मोर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। बट द मोर पर्टिनेंट, जो प्रासंगिक रूप से एक सपना है, उसके बारे में ये बात करेगा यहाँ पे, और वो है इसके कॉलेज के बारे में, यानी कि वो है मेरे कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो उस सपने के ऊपर ये बात करेगा पूरे के पूरे पैसेज में, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या आया, मोर आया। इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई हैड सडनली डैश दैट देयर इज़ अ क्लास आई फॉरगेट टू अटेंड एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि ये है ना, मतलब वो होता है ना एक बेवकूफ़ी भरी जो है बात है। मतलब क्या होता है कि मान लो अब हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल कॉलेज में, तो उस समय पे हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था कि कब यहाँ से निकलेंगे, ये दुख भरी ज़िंदगी है, कब हम यहाँ से निकलेंगे। और निकलने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं यार, वो वाली ज़िंदगी सही थी। लेकिन ये बंदा ये बोल रहा है कि वो ज़िंदगी सही नहीं थी, लेकिन अभी निकलने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि वो ज़िंदगी सही थी। तो ये नहीं बोलता, कुछ इस तरीके का इसका कहने का मतलब है, जो मुझे समझ में आया। आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। तो इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर के लास्ट की बात है। एंड आई सडनली डैश, और मुझे अचानक से क्या होता है,
मुझे रियलाइज़ होता है, प्रेज़ होता है, ऑफ़र होता है या प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं आ रही। मुझे महसूस होता है, रियलाइज़ होता है। मैंने महसूस किया या रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक क्लास थी, मतलब एक क्लास थी और जो क्लासेस उस समय पे लगती थी जिसको मैं कभी अटेंड नहीं किया, जिसको मैंने, और जब फाइनल एग्ज़ाम आ गए तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अभी एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ा अजीब सा यहाँ पे आज का कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने है। आई वेक अप पैनिक्ड, माई जीपीए इन पैरेल। मतलब मैं घबरा के एक तरीके से जागता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जीपीए जो है, मेरी ग्रेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होंगी, क्योंकि क्लास में कभी गया नहीं, पढ़ा कभी है नहीं। जिसको पेपरों के एग्ज़ाम टाइम में ये लग रहा हो कि अभी यार एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, तो उसकी ग्रेड क्या होगी फिर, आप ये आइडिया लगाओ ना। तो हाउ कुड आई हैव डन दिस, और इसको मैं करूँगा कैसे, या मैं क्या करूँगा अभी, या ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीके का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वाई डू आई सो डैश डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को किस तरीके से सेटिस्फाई एक तरीके से करूँगा, या मैं किस तरीके से अपने आप से जो है डिससेटिस्फाई क्यों करूँ, किस तरीके से करूँ, मतलब इस तरीके का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सो वाई डू आई सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंटली, कन्फ्लिक्टिंगली या फिर क्लमजीली। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा, कन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे है ही नहीं, कन्फ्लिक्ट में तो बंदा है ही नहीं है, तो बच गया क्या, कंसिस्टेंटली। मतलब कहने का इसका क्या है, सेमेस्टर के लास्ट में ये सोचता है कि मुझे अचानक से समझ में आया कि क्लास भी लगानी थी कभी, तो परीक्षा मुझे देनी होगी, अब तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी हैं। ठीक है, मैं घबरा के जगा और मुझे लगा कि मेरी जो ग्रेड्स हैं वो खतरे में हैं। ये मैंने क्या कर दिया या कैसे कर दिया, मैं खुद को कंसिस्टेंटली मतलब लगातार इतना असंतुष्ट क्यों करता हूँ। यस, वेरी गुड, अब ठीक थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देन आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आया, ठीक है, तभी मुझे याद आया, क्या याद आया, आई हैव नॉट बीन इन द कॉलेज इज़ मोर देन आ डिकेड। अबे बेवकूफ़ इंसान, तभी मुझे याद आया कि मैं है ना 10 साल से कॉलेज में ही नहीं गया, या 10 साल से मैंने कॉलेज का तो मुंह तक नहीं देखा, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, या इस तरीके का कुछ कह रहा है। ठीक है, ओके, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, मैं इसका एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, बट देख लेते हैं यार जिस भी तरीके से हो सकता है। समवन विद डैश नॉलेज, कोई हो सकता है जो डैश नॉलेज के साथ ऑफ माई एकेडमिक करियर माइट पॉइंट आउट दैट दिस nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, and that at certain time in my life it did not take the magic of me completely slumber find to unprepared for final मतलब एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात एक तरीके से कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अपने आप से जो है थोड़ा सा नाराज़ है, अपने आप से डिससेटिस्फाइड है, हमेशा अपने आप को डिससेटिस्फाइड करता रहता है एक्चुअली। मतलब अब ये कह रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट बोल लो या कोई भी व्यक्ति जो मेरे एकेडमिक करियर की क्या करता हो जो मेरे एकेडमिक करियर की इंस्टिगेट, डिस्टेंस, रिमोट या फिर ब्लैंक, जो मेरे एकेडमिक करियर की क्या रखता हो, डिस्टेंट, इंस्टिगेट, रिमोट या फिर ब्लैंक। चलो देखते हैं, एक बार फिर देखेंगे इनमें से क्या हमारा आंसर हो सकता है। मेरे करियर की नॉलेज जो है, इस तरीके से जानकारी अगर उसको हो तो ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है हमें कि वो जो है एक तरीके से बुरे सपने के जैसा है, रियलिटी जो है कुछ और ही है, और मेरे कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग, कुछ इस तरीके का कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ अलग है, या जीवन के कुछ ऐसे पल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में जो पूरे तरीके से, मैंने जब नींद भी खो दी थी तो बिना परीक्षा के तैयार ना होने का एहसास हुआ मुझे कुछ इस तरीके से। तो मतलब
ये जो है कुल मिला के एक तरीके से कंफ्यूज्ड है और मुझे भी इसने आज कंफ्यूज कर दिया है। इसका भाई आप लोग मुझे लगा के बताना, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, गालियाँ तो मुझे दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड वेल डैश of what may or may not be true of my personal scholastic rigor. अच्छा, I suspect the school stress dream is quite a common one. अच्छा, कुछ कुछ यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अगर बात करूँ मैं मेरी मेरी पर्सनल जो सोच है, यानी कि पर्सनल जो स्कूलिस्टिक रिगर है, मतलब पर्सनली जो मेरी क्या बोलते हैं उसको, रिगर होता है वैसे कठोर, मतलब जो मेरी व्यक्तिगत शैक्षणिक कठोरता के बारे में अगर जो कुछ भी मैं कहूँ सच भी है या नहीं भी है तो उस पर मुझे डाउट है, तो वो जो है क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो नेवरदलेस या फिर नाउ विद स्टैंडिंग या फिर इन सो मच, इन मच या फिर रिगार्डलेस, तो रिगार्डलेस ही बोल सकते हैं। एंड वेल रिगार्डलेस ऑफ वट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल रिगर। हाँ ठीक है, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस, मतलब मुझे ये लगता है कि स्कूल के जो तनाव भरे जो हमारे स्कूल के टाइम पे जो सपने हैं ना, वो सबके लिए कॉमन है। मुझे तो है ना एक ही बात इसकी पसंद आई कि स्कूल के टाइम पे मुझे तो वैसे कोई फील नहीं हुआ ऐसा कुछ, एवरेज स्टूडेंट रहा था मैं स्कूल में, बट इसकी मान लेता हूँ मैं बात, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बिकॉज़ हम है ना थोड़ा सा कई बार जैसे मैथ्स हो गया, जिसको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, जनरली स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर लगता है, साइंस से भी हो सकता है, इंग्लिश से भी हो सकता है तीसरे नंबर पे। तो जब हम थोड़ा सा हमें डर होता था कि आज मैथ्स के टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश होंगे हमारे सामने, तो हम उस समय पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो वो वाली चीज़ इसकी मान सकते हैं हम लोग। बाकी मैं इन रियलिटी इस पूरे पैसेज से अनसेटिस्फाइड मैं हूँ, ये तो था कि नहीं था, लेकिन मैं हूँ भाई, ठीक है। और इसके लिए मुझे आपसे सॉरी पहले ही फील कर लेना है कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया, लेकिन ट्राई करेंगे नेक्स्ट किसी टाइम पैसेज ओनली को जब हम कहीं पे लेंगे या कभी लेंगे तो उस समय पे इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं, बाकी के 20 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आए तो उसमें भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। किसी को ये अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप लोग इसके बारे में भी मुझे अच्छे तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ अगर आपको यही चाहिए जो मैंने पढ़ाया आपको, तो ये स्किल IQ नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ के सेक्शन में जाके ईज़िली आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, ठीक है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ फेसबुक पेज पे 1K फॉलोअर्स होने की, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स डाल सकते हो जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। ओके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है ताकि थोड़ा सा देखो दूसरों को फ़ायदा होगा, वो भी होगा। जब हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे तो वो तो होगा ही होगा, बट उससे व्यूज़ आएंगे, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। जब भी एजुकेटर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी काम करता है, वो अगर ये बोलता है कि शेयर कर दो, उसका सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि मुझे कुछ अर्निंग हो जाएगी यार, आप लोग शेयर कर दो, आप लोगों के काम के लिए चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे भी एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो